हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साल 2024 के पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्रीमिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे 5 सवाल जिनके जवाब आप स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जब मैं उनके आंसर्स डिस्कस करूंगा तो अपने आंसर्स को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। शुरू करने से पहले एक जरूरी और इंपॉर्टेंट सूचना, आप अगर हमारे स्लीपी क्लासेस के किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो न्यू ईयर के अवसर पर आपको 15% का डिस्काउंट मिलने वाला है किसी भी कोर्स पे अगर आप एनरोल करते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कोर्स में। और उसमें आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं 2024। ये कोड आज रात 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा, तो प्लीज इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा अगर आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, बहुत सारे यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स, सीडीएस, सीएपीएफ या असिस्टेंट कमांडर वाले जो एग्जाम्स होते हैं वहां से मैंने लिए हैं। और उसका रीजन ये है कि यूपीएससी के फोकस एरियाज काफी हद तक ओवरलैप करते हैं जहां तक मैं थीम्स की बात करूं। तो यहां पे देखते हैं कि आप किस तरीके से इसको आंसर करते हैं। So the correct answer, or in fact the incorrect statement out of these 4 is the last one. दोस्तों, अगर आपने संविधान ध्यान से पढ़ा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानकारी हासिल की है, तो आपको ये जरूर पता होगा कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, वो स्टेट के गवर्नर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन उनके रिमूवल के बारे में खास बात यह है कि उनको रिमूव करने के लिए वही प्रोसेस इस्तेमाल होता है जो किसी हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, वही प्रोसेस जो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो है इंपीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। इसका मतलब इनकी अपॉइंटमेंट्स तो गवर्नर के द्वारा हो रही है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें ना तो अपॉइंट कर रहे हैं ना रिमूव कर रही है तो पार्लियामेंट। तो स्टेट्स के अंदर पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस भी कंडक्ट यही करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसा कि आप इस आर्टिकल 243 के अंदर देख सकते हैं, इलेक्शन टू द पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 14 के बारे में है। आर्टिकल 14 के बारे में सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 14 आर करेक्ट। पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों सही है, एक पहली गलत है या दूसरी सही है। वॉट एवर इज योर आंसर, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट। तो दोस्तों, आंसर इज सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ बिफोर यू जंप टू द कंक्लूजन कि सर आर्टिकल 14 वाली जो स्टेटमेंट है वो तो ऐसा, आर्टिकल 14 में ऐसा नहीं होता है, तो क्वेश्चन को पूरी तरह समझना है, स्टेटमेंट को पूरी तरह समझना है। आर्टिकल 14 वुड अप्लाई only when invidious discrimination is meted out to equals and similarly circumstance without any rational basis। ये आपसे ये नहीं कह रहा है कि आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट ऐसे होगा, ये आपसे ये नहीं कह रहा है कि ऐसे आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट करना है। वो आपको ये कह रहा है कि आर्टिकल 14 यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है, एक अधिकार है। अब आप उस अधिकार को मांगने तभी जा सकते हो जब ऐसा कुछ हो, विच इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे बताया जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन इक्वल्स के बीच में किया जा रहा है, और आर्टिकल 14 ये साफ साफ इंटरप्रिटेशन इसकी साफ साफ ये कहती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इक्वलिटी अमंग्स इक्वल्स इज वेयर आर्टिकल 14 कम्स इनटू द पिक्चर। If there is no equality among equals, then you can ask the court to enforce this equality. But if there is reasonable classification in any law or any act or any order, if there is reasonable classification, then Article 14 does not come into the picture. ठीक है, Article 14 को enforce आप नहीं करवा सकते हो। For example, अगर मैं कोई क्रिमिनल लॉ बना रहा हूं और क्रिमिनल लॉ में मैं चिल्ड्रन के लिए अलग कानून और एडल्ट्स के लिए अलग कानून बना रहा हूं, तो मैं एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहा हूंगा, एंड दैट विल बी अलाउड, विल नॉट बी कंसिडर्ड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, तो आपने यह समझना है कि आर्टिकल 14 अप्लाई का मतलब है कि आर्टिकल 14 में जो आपको प्रोटेक्शन मिली है वो आप तब मांग सकते हो जब ऐसा कुछ हो, इनविडियस डिस्क्रिमिनेशन मीटेड आउट टू इक्वल्स and similarly circumstanced from without any rational basis. This was the statement given verbatim in the judgment by the Supreme Court, and the case's name was Ram Kumar versus State of Haryana. राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस 1997 का एक केस है, जिसके अंदर एक मिलिट्री ऑफिशियल या गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट सीआरपीसी की 2 धाराएं लगाई गई थी, और यह पूछा गया था, द क्वेश्चन अरोज
द क्वेश्चन अरोज दैट वेदर देयर वाज अनफेयर ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। तो इसी वजह से बेसिकली पूरे केस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी थी। दोस्तों अगर आप इनवीडियस का मीनिंग सोच रहे थे कि इनवीडियस क्या है, इनवीडियस का मतलब होता है अनजस्ट या अनफेयर, ठीक है। तो यहां पे आर्टिकल 14 को अगर अप्लाई करना है तो उस सिनारियो में अप्लाई करोगे जहां पे ये नजर आ रहा है, देयर यू विल अप्लाई एंड देयर यू विल सी चेक दैट वेदर दिस इज इनवीडियस और नॉट, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ही है, ठीक है। तो स्टेट shall provide equality before law and equal protection of law, that is constitution, so both the statements are correct। सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, यस थर्ड क्वेश्चन की तरफ इनफैक्ट तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में है। आपने इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यूपीएससी बहुत सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के बारे में, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनके अबाउट अस सेक्शन में से सवाल पूछता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले बहुत सारे प्रीमिक्स में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस इन टाइप्स की बॉडीज के ऊपर आपसे पूछूं। सो NHAI के बारे में दूसरी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि NHAI ये काम नहीं करता है, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का एक और इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स। इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स रजिस्टर की गई थी एज अ सोसाइटी जनवरी 1983 में। उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ, NITHE नेशनल इंस्टीट्यूट बना, फिर उसके बाद इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स इसका नाम रखा गया। सो अल्टीमेटली ये वो ऑर्गेनाइजेशन है या एकेडमी है जो हाईवे सेक्टर इंजीनियर्स के प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करती है। ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है। वेयरएज कमिंग टू द NHAI एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कानून के अंदर बनाई गई अथॉरिटी है, विच इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1988 एंड इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे। लेकिन ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है क्योंकि इसका अपना एक बोर्ड है, इसके अपने एक चेयरमैन है और इस बोर्ड के हिसाब से ही इस NHAI को रन किया जाता है। 1995 में इस अथॉरिटी को ऑपरेशनलाइज किया गया था और इसके मेन काम है नेशनल हाईवेज को बनाना, मेंटेन करना, मैनेज करना, फीस कलेक्ट करना हाईवेज पे और रेगुलेट करना वहां पे व्हीकल्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना हाईवे से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर और जो भी और टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनको मैनेज करना, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेटेड एक्शन में ही नेशनल हाईवेज की कंस्ट्रक्शन हो सकती है, मैनेजमेंट हो सकती है। सो ये NHAI के फंक्शंस होते हैं, नॉट टीचिंग और नॉट गिविंग ट्रेनिंग। फोर्थ क्वेश्चन इज लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ सुभाष शर्मा। इसके बारे में आप बताइए, सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे जुड़ा था या किस केस से पर्टेनिंग था। सो बेसिकली आपने देखा होगा, अगर आपने अटेम्प्ट किया है बहुत अच्छे, अगर आप ध्यान से सुनना चाहते हैं सुनिए। सबसे पहले तो आपने सुना होगा अबाउट द 3 जजेस केस। 3 जजेस केस वो केस की सीरीज है, 3 जजेस मतलब 3 जजेस केस, जजेस केस है उस केस का नाम, 3 जजेस का केस नहीं है। वो 3 जजमेंट्स हैं जिसके थ्रू कोलिजियम सिस्टम को भारत में एस्टैब्लिश किया गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट डिसाइड की जाएगी कोलिजियम के द्वारा। यह बताया गया इस कोलिजियम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे। सो दिस वाज कोलिजियम सिस्टम व्हिच वाज डिफाइंड बाय द 3 जजेस केस। द फर्स्ट जजेस केस 1982 SP गुप्ता केस के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड जजेस केस 1991 जाना जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस से, 1993। और 1998 में थर्ड जजेस केस जाना जाता है रेफर बिकॉज इट वॉज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो ये तीनों को 3 जजेस केस बुलाया जाता है। अगर आप इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दूंगा, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा और वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पे मैंने कोलिजियम सिस्टम को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो वहां पे जाके ये चीज देख लीजिएगा और आपको बेहतर चीजें समझ आएंगी। नाउ इन सभी केसेस के बीच में, इन सभी केसेस जो फेमस केसेस हैं उनके बीच में एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण केस था सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का। इस केस के अंदर यह कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब जुडिशरी सुप्रीम इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द व्हाटएवर
Supreme Court and High Court judges, the orders that are given by the executive, the orders that are given by the government, they can be reviewed. Why? Because in 1982 जब सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे पहले ये डिमांड पुकार गुहार लगाई गई कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, तो वहां पे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिर्फ कंसल्टिंग पावर की बात की कि you should always consult the Chief Justice of India before appointing these judges. But they never said that you should concur with their opinion, that you should agree with whatever name they give. तो इसका मतलब even after 1982, the Supreme Court judges appointment and High Court judges appointment were not happening according to the collegium. ठीक है? So final decision किसका होता था? The executive यानी president aided by the council of ministers and prime minister. लेकिन 1991 में सबसे पहली बार कहा गया कि जुडिशरी इस प्रैक्टिस को रिव्यू कर सकती है और जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया इन द पार्ट ए. दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर. इस केस के बारे में और जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप उसे जरूर देख लीजिएगा. लेकिन उससे पहले प्लीज जो वीडियो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा वो देख लीजिएगा. आखिरी सवाल है अबाउट प्रेसिडेंट रूल. तो आखिरी सवाल है अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल. प्रेसिडेंट रूल जैसा कि आप जानते हैं, इट इज नॉट समथिंग दैट इज मेंशन्ड एज वर्बेटिम इन आर्टिकल 356, बट आर्टिकल 356 के अंडर आप स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल पढ़ते हैं. स्क्रीन को पॉज कीजिए और बताइए कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है. सो एनालाइज करते हैं इसको, क्वेश्चन को. पहला ऑप्शन, assume to himself all the functions of the state government, including the High Court. Sorry, this is wrong. It is categorically mentioned in Article 356, clause number A, that the president can assume all the functions of the state government. But in that Article 356, clause number 1A के बाद जो clause number 2 है, वो सीधा सीधा आपको बता देता है, क्लॉज नंबर 1 के अंदर ही सीधा सीधा आपको जो नेक्स्ट प्रोविजो है वो आपको बता देता है कि ये हाई कोर्ट की पावर नहीं ले सकते प्रेसिडेंट, या हाई कोर्ट की पावर्स को नहीं सस्पेंड कर सकते. सो दैट कैन नॉट हैपन. सेकेंडली प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर. नाउ प्रेसिडेंट कैन डू इट, यस, मे बी नॉट इमीडिएटली, and maybe not in all cases, but at least the president can do it. That is true. Why? Because it has been stated in SR Bommai versus Union of India case कि अगर आपने स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करना है तो वो सिर्फ आप पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद कर सकते हो. यानी जब पार्लियामेंट एग्री कर जाए आपकी स्टेट इमरजेंसी लगाने के डिसीजन को, तो आप पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद इसे डिसॉल्व कर सकते हो स्टेट की लेजिस्लेचर या विधानसभा को. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने टाइम में ये अप्रूवल लेना पड़ता है, एंड हाउ मच टाइम अप्रूवल इज नीडेड. एनीवेज, इफ इट वाज रिटन इमीडिएटली then this would have been a wrong statement. But because the president can take over all the functions of the state government, this includes the functions of the governor. And as you know, governor also has the power to dissolve the assembly. गवर्नर के पास भी पावर होती है असेंबली को डिसॉल्व करने की. तो चाहे कई केसेस में प्रेसिडेंट अपने पास ये पावर रख सकते हैं और असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, विच इज ओके, बट ओनली आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज डन. Why this clause is there, parliamentary approval? Because in 1994 Supreme Court gave this judgment. The third statement is declare that the powers of the state legislature shall be exercised in the authority of the parliament. Perfect, correct. स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा की सारी लॉ मेकिंग पावर्स और बाकी पावर्स को पार्लियामेंट को सौंपा जा सकता है अंडर आर्टिकल 356. दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसका मतलब इसका सही आंसर है बी, ओनली 2. अगर यहां पे इमीडिएटली लिखा होता तो एक ही स्टेटमेंट सही होती, दैट वुड हैव बीन ओनली 1. एंड विद दिस वी एंड द लेक्चर और वी एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. बट जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर टू यू गाइस, एक छोटा सा रिमाइंडर आपको देना चाहूंगा कि हमारा जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है उसको, उसका बैच नंबर 3 जो है वो लॉन्च हो चुका है और इस बैच में आपको मिलेंगे 5 मंथ्स के अंदर एंटायर प्रीलिम्स, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक थ्रू लाइव क्लासेस.
ठीक है, तो इसमें आप जरूर एनरोल करवाएं, और एनरोल करवाने के लिए आप 2024 कोड का जरूर इस्तेमाल करें, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। तो आई टॉक्ड अबाउट 15% ऑफ कोड विच इज देयर ऑन ऑल द कोर्सेज। प्लीज गो एंड चेक आउट द कोर्सेज। थैंक यू। एंड कोई भी अगर पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको चाहिए कि सवाल इस पे सर बनाइए प्रीमिक्स के अंदर, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड वी आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू द कमेंट्स। ठीक है, उससे ही हमें एक आइडिया लगता है कि हमारी जो जनता है वो किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करती है। तो प्लीज थोड़ा हमें कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दीजिए इन द टॉपिक, कि कौन सा टॉपिक हम आपको कवर करवाएं इन द नेक्स्ट प्रीमिक्स। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में तो मैं पूछ रहा हूं। धन्यवाद एंड हैव अ वेरी गुड वीक अहेड।